हेलो एवरीवन। हमने कल पढ़ा था आकाशगंगा के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रह्मांड। तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे बिग बैंग। क्या पढ़ेंगे आज हम? बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। अब से 13.8 बिलियन साल पहले, 8 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, ये बिग बैंग हुआ था। कितना? 13.1 बिलियन में, लगभग 14 बिलियन साल पहले। ठीक है, बिग बैंग हुआ था। ये बिग बैंग क्या है? ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड बनने से पहले एक छोटा से बिंदु के रूप में स्थित था। छोटा सा बिंदु, गर्म बबल। ठीक है, गर्म बबल के रूप में था, जो कि एक पिन पॉइंट से भी 1000 गुना छोटा था। ब्रह्मांड इतना छोटा था, लेकिन जब उसमें एक ब्लास्ट होता है, वो इतना गर्म बबल था और उसमें बहुत जोरों का विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, उसी को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और एक सेकंड के अंदर इस बबल के एक सेकंड के अंदर क्या हुआ? टाइम, स्पेस एंड मैटर सब बन के तैयार हो गए इसी एक सेकंड के अंदर। और ये एक सेकंड में इतना ज्यादा बड़ा हो गया, एक गैलेक्सी की जितना बड़ा हो गया, और बढ़ता जा रहा है। आज भी क्या है? ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज पूरा बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ये समझ लिया हमने कैसे हुआ कि 13.8 बिलियन साल पहले एक ब्रह्मांड जो था वो एक गर्म बबल के रूप में था। जब उसमें ब्लास्ट हुआ तो एक सेकंड के अंदर क्या हुआ? उसमें टाइम, स्पेस, मैटर सब कुछ बन गया। ठीक है, सब कुछ बन गया। तो हम पढ़ रहे हैं कि एक सेकंड में स्पेस और मैटर ये सब बन के तैयार हो गए। एक सेकंड में 100 बिलियन किलोमीटर तक ये विकसित हो गया। क्या हो गया? 100 बिलियन किलोमीटर तक विकसित हो गया, ये फैल गया एक सेकंड में। एक सेकंड में 100 बिलियन किलोमीटर तक विकसित हो गया ये। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ तो उसमें ऊर्जा बदली और कई कण विकसित हुए। कौन से? मैटर और एंटी मैटर कण विकसित हुए यूनिवर्स ठंडा होने पे। क्या बने? मैटर और एंटी मैटर। बने। ये आपस में बहुत इनका आपस में युद्ध हुआ। युद्ध होकर ये बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे आ गए, पर कुछ शक्तिशाली मैटर बच गए थे। ठीक है, मैटर बच गए थे। ठीक है, और फिर ये एक सेकंड में 100 बिलियन किलोमीटर तक विकसित हो गया था, और इतना ठंडा हो गया था कि इसने अपने ठंडे कण विकसित किए। इतना ज्यादा ठंडा हो गया था, ज्यादा ठंडा हुआ, और इसने क्या बनाया? अपने ठंडे कण बनाए, जिनका नाम था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसने 2 कण बनाए, और 3 मिनट के अंदर ये 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिर जाता है। 3 मिनट के अंदर क्या होता है? ब्रह्मांड का 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है 3 मिनट के अंदर।
3 मिनट में 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, तापमान गिर जाता है। उसके बाद ये जब इसका तापमान गिरता है तो क्या होता है कि ये अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जुड़ने देता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जुड़ने देता है। क्या करता है, जब ये 3 मिनट में 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जुड़ने देता है और बनता है ब्रह्मांड का पहला एटम। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आपस में जुड़ते हैं तो बनता है पहला एटम, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जब हाइड्रोजन बनता है और इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन बनता है फिर क्या होता है, ये आपस में क्लम्प होता है। आपस में क्या होता है, आपस में क्लम्प होता है, यानी कि जुड़ता है। आपस में क्या होता है, जुड़ता है, कंप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा पास में क्लोज आ जाता है, गुच्छे की तरह हो जाता है। किसकी तरह, एक गुच्छे की तरह हो जाता है, आपस में जुड़ने लगता है। लाखों साल बाद क्या होता है, ग्रेविटी इस पे अपना दबाव डालने लगती है। ग्रेविटी भी एक साइड से दबाव डालती है। क्या करती है, ग्रेविटी भी क्या करती है, इन पे दबाव डालती है, तब ये गैस का गोला क्या बन जाता है, एक तरफ ये कंप्रेस हुआ। अब आपको धीरे धीरे याद आएगा, एक तरफ ये कंप्रेस हो रहा, ऊपर से ग्रेविटी इस पे दबाव डाल रही है, तो ये जो गैस का गोला है, ये हाइड्रोजन गैस का गोला है, क्या होगा, क्या बनेगा, निहारिका नेबुला बनेगा। और इन्हीं की वजह से ही, इन्हीं दोनों दबाव के कारण और गैसों के कंप्रेस होने के कारण क्या बनता है, किस चीज का निर्माण होता है, तारों का, गैलेक्सी का, प्लैनेट का, ये सब बनते हैं। ठीक है, तो मुझे बस इतना बताना था कि बिग बैंग कैसे हुआ था, और बिग बैंग होने के बाद तारे, गैलेक्सी, ये सब कैसे बने थे। तो तारों के बारे में हमने पढ़ लिया, गैलेक्सी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, तारों में ही हम तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा तारामंडल के पढ़े, हमारा मतलब बिग बैंग पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, गैलेक्सी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया ना कि कैसे बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग होने के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में जुड़े तो क्या बना, एटम बना। पहला एटम ब्रह्मांड का बना, पहला एटम बना हाइड्रोजन, जिसका नाम था। और हाइड्रोजन पे जब ग्रेविटी का दबाव पड़ा, प्लस वो आपस में कंप्रेस हुई गैसें, कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, वो नेबुला बना। नेबुला होने के बाद वो फट गया, फटने के बाद वो तारा बन गया। ठीक है, और ऐसे ही तारा जब बना तो 100 तारों का एक समूह जो बना, वो एक गैलेक्सी बना। और ब्रह्मांड में 100 अरब तारों का समूह गैलेक्सी बना, और 100 अरब गैलेक्सी ब्रह्मांड में आज भी हैं। क्या है, और ब्रह्मांड क्या है कि ब्रह्मांड का 1% जो है वो यूजेबल है गैलेक्सी और तारों के द्वारा। बाकी 99% क्या है, वो काला है, बिल्कुल मतलब अंधकार है, वहां पर खोखला है, अंदर से वहां कुछ भी नहीं है। तो और ब्रह्मांड लगातार फैले जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब हमारा बिग बैंग कंप्लीट हो गया। फिर से गैलेक्सी में आते हैं। ठीक है, ये हमने गैलेक्सी बनाई अपनी, जिसका नाम था मंदाकिनी। क्या नाम था हमारी गैलेक्सी का, मंदाकिनी। ये इसमें
100 अरब तारे बना दिए। ये हमारी गैलेक्सी, इसमें 100 अरब तारे हो गए। ठीक है, अब इसमें ही हमारा ये सूरज है, ब्लैक से बनाती हूँ। ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारे सारे तारे हैं। ठीक है, बना दिया। अब इसी में है हमारा ये सूरज। ठीक है, ये सूरज। ठीक है, अब इसके आसपास छोटे छोटे तारे हैं। तारे हैं पूरे 100 अरब तारे हैं। यहाँ सूरज है, सूरज के आसपास भी तो तारे होंगे ही ना। तो ऐसे ग्रुपिंग में तारे हैं, 2 की ग्रुपिंग, 3 की ग्रुपिंग, 4 की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में जो तारे हैं इसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। ये कितने होते हैं? 27। जो ज्योतिष विज्ञान है पूरा इसी नक्षत्र के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारी कुंडली वगैरह बनती है, पैदा होते हैं, तो पंडित लोग क्या हमारे इन्हीं नक्षत्र को देख के, हमारे ग्रहों को देख के ही हमारी कुंडली बनाते हैं कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए, कैसे हुए। पूरा नक्षत्र, पूरा ज्योतिष इसी पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, अब कुछ और तारे हैं, कुछ और तारे हैं इसके आसपास। ये एक, इसको हम कहते हैं तारा मंडल। ठीक है, तारा मंडल। तारामंडल में कितने तारे होते हैं? 89। न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग 88 पहले पुरानी है और 89 न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग। एग्जाम में अगर दोनों मिले तो 89 लगाना, और अगर 88 मिले तो 88 लगाना। ठीक है, पहले यही लगाना। तो क्या हुआ? ये हो गया तारामंडल। ये क्या होता है? स्पेशल ग्रुप में होता है, इनका स्पेसिफिक समूह होता है, अलग डिजाइन होता है। ठीक है, इनका। तो इसको हम कहते हैं तारामंडल, इसको हम कहते हैं नक्षत्र। इसी में जो ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, और यहीं पास में एक और तारा है उसके बगल में, उसका नाम है लघु सप्तऋषि। ये क्या है? दोनों आसपास में है, दोनों करीब करीब हैं। तो एक का नाम है बृहद सप्तऋषि और एक का नाम है लघु सप्तऋषि। अब ये कैसे होते हैं? देखो, एक तारा, दो तारा, 1 2 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो गए। कितने तारे? 7 हो गए। तो ये हो गया बृहद बृहद सप्तऋषि। कितने तारे हैं? 7 तारे। अब इसी के बगल में लघु सप्तऋषि है, 1 2, उसमें भी कितने तारे होते हैं? 7, 4 5 6। अब ये वाला तारा जो है, ये जो बीच वाला तारा है, ये क्या है? इधर से गिनेंगे तो बृहद सप्तऋषि का 7वां है, और इधर से गिनेंगे तो लघु सप्तऋषि का 7वां तारा है। लघु सप्तऋषि का 7वां तारा है। इस तारे का नाम क्या है? इस तारे का नाम है ध्रुव तारा। ठीक है, इस तारे का क्या नाम है? ध्रुव तारा। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी क्या कहते हैं आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में हमारा जो सूरज है, सूरज के आसपास ग्रुपिंग में तारे हैं, 1 2 4 की ग्रुपिंग में तारे हैं। वो ग्रुपिंग में जो तारे हैं उसे हम नक्षत्र कहते हैं, जिस नक्षत्र होते हैं 27, और उन्हीं नक्षत्र पे पूरा ज्योतिष विज्ञान आधारित होता है। उसके ऊपर हम चलेंगे तो और भी ग्रुपिंग में, स्पेशल ग्रुपिंग में तारे होते हैं, जिसे हम तारामंडल कहते हैं, जिसमें तारामंडल जो ग्रुपिंग है वो 88 है और नई रिसर्च के अकॉर्डिंग वो 89 है। ठीक है, अब इसी तारामंडल में ही एक ग्रुप है, एक मतलब तारामंडल है जिसका नाम है बृहद सप्तऋषि। 7 तारों का एक समूह है।
7 तारों का एक समूह है, उसे कहते हैं बृहत सप्तऋषि। और उसी के बगल में एक छोटा 7 तारों का समूह है, उसे कहते हैं लघु सप्तऋषि। और दोनों को मिलाने के बाद जो बीच में 7वां जो तारा जुड़ता है उसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? अब इसको क्या क्या कहते हैं ध्रुव तारे को? इसे कहते हैं उर्सा मेजर और इसे कहते हैं उर्सा माइनर। ठीक है, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। अब ये वैज्ञानिकों ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या देखा होगा, कैसे उन्हें ये भालू की तरह लगा। आई डोंट नो क्यों ये भालू की तरह दिख रहा है। कहीं से दिख रहा है? अगर इसको मिलाओगे भी आपस में तो भी ये भालू की तरह नहीं दिख रहा है, कहीं से भालू की तरह नहीं दिख रहा है। पर इसका नाम क्या रख दिया? बृहत सप्तऋषि का नाम रखा उन्होंने ग्रेट बियर, और इसका नाम रखा स्मॉल बियर। वैज्ञानिकों की सोच, वैज्ञानिकों के सामने हम क्या, उन्हें जो लगा उन्होंने वो नाम रख दिया। ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है और लघु बियर के नाम। ब्रह्मांड में बृहत सप्तऋषि को उर्सा मेजर प्लस ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, और लघु सप्तऋषि को उर्सा माइनर और स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम ध्रुव तारे पे। ये वो तारा है, क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा टिमटिमाने वाला तारा है, सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला तारा है। और ये उर्सा मेजर उर्सा माइनर क्या होते हैं? कम डिम करते हैं ना, तो इनको, इनके एक और नाम है, इसको कहते हैं बिग डिपर, इसको कहते हैं स्मॉल डिपर। कितने नाम है एक तारे के। ठीक है, ये मतलब ये दोनों क्या है, ध्रुव तारा के अकॉर्डिंग, ध्रुव तारा के अकॉर्डिंग बहुत कम रोशनी करते हैं। दिखने तो हमें दोनों चाहिए, ये दोनों पहले चाहिए, बाद में ध्रुव तारा। लेकिन क्या होता है कि ध्रुव तारे की रोशनी बहुत ज्यादा है इन दोनों से, तो सबसे पहले हमें ध्रुव तारा ही दिखता है। और ध्रुव तारा सबसे उत्तर की दिशा में ही है। ध्रुव तारा क्या है? हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। क्यों? अब ये सवाल आएगा, क्यों क्यों उत्तर दिशा में दिखाई देता है? तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड क्या है? चल रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड चल रहा है। तो ये हमारी मंदाकिनी भी चल रही है, हमारी आकाशगंगा भी चल रही है। जब आकाशगंगा चल रही है तो ये सारी चीजें धीरे 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 सब चल रही हैं, अपनी स्थिति में चल रही है। सूरज आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है, सूरज के चक्कर सारे ग्रह लगा रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो कोई भी चीज जब चलती रहती है, रुकती नहीं है कहीं पर, तो क्या होता है कि उनकी स्थिति या उनकी लोकेशन चेंज होगी नहीं ना, कोई लोकेशन चेंज, जो जहां है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लोकेशन कब चेंज होती है? जैसे एक वस्तु स्थिर है और कोई एक वस्तु उसके चक्कर लगा रही है, तो क्या होगा? इससे इसकी लोकेशन चेंज होगी, इससे इसकी लोकेशन। तो क्या कोई एक स्थिर वस्तु के आसपास चक्कर कोई लगाता है तो लोकेशन चेंज हो जाती है, नहीं तो लोकेशन चेंज नहीं होती है। ये सारी चीजें चल ही रही हैं तो इनकी कोई लोकेशन चेंज नहीं होगी। जब कोई लोकेशन चेंज नहीं होगी तो सप्तऋषि की भी लोकेशन चेंज नहीं होगी, लघु सप्तऋषि की भी लोकेशन चेंज नहीं होगी, और ध्रुव तारे की भी लोकेशन चेंज नहीं होगी। तो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, उसमें क्या है, ध्रुव तारा हमें उत्तर की ही दिशा में दिखाई देगा। पहले के लोग जब हमारे पास कंपास वगैरह कुछ नहीं था, या हमारे पास दिशा देखने के लिए टाइम वॉच नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हम क्या करते थे, लोग क्या करते थे, सब ध्रुव तारे के अकॉर्डिंग ही चलते थे। जैसे मैथ में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर हम रीजनिंग में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिशा वाले, तो हम क्या करते हैं, ध्रुव तारे को देख के बहुत से क्वेश्चन बनाते हैं। उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब पश्चिम, ये जो बनाते हैं ध्रुव तारे को उत्तर की तरफ ही दिखाते हैं हमेशा। ठीक है, इसी को देख के लोग अपनी दिशाओं को पहचानते थे। आज भी एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं वो इस उत्तर की दिशा में ध्रुव तारे के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ठीक है, तो ये आज हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल से और डिटेल में पढ़ेंगे तारामंडल के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझने की कोशिश करिए, और कमेंट करिए, मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे और क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।